Have you ever wondered how mountains have a fixed shape while rivers don't? Have you ever seen the water mixing with the ink and then the water taking the color of the ink? And so many phenomena taking place in our surrounding which we still can't find answers for? Then hey guys, if you too wonder for these such questions, then this is Palchan Yadav and you are watching Science with Palchan. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, दैट इज द मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th. So guys, before starting with the video, 3 things. Number 1, do watch the video till the end to understand each and everything nicely. Number 2, do attend the quiz in the description given below so that you make sure कि आपका ये topic strong होता है and you can perform well in your exams. Number 3, do not watch it as a movie. It is not a movie. Do watch it as a class. Make notes, learn concept, do solve the questions and make sure that you do well in your exams. So guys, let's get started. So guys, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ मैटर, फिर मैटर किससे बना हुआ है, फिर हम पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, डिफरेंस इन द मैटर सिस्टम और फिर जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे. सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स. जैसे कि इस चैप्टर का नाम बोलता है मैटर इन आवर सराउंडिंग, द फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज इन आवर माइंड इज व्हाट इज़ सराउंडिंग. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ सराउंडिंग या आप सराउंडिंग से क्या समझते हैं, तो बेसिकली आपका एक बहुत सिंपल आंसर होगा कि मैम एनीथिंग विच इज़ अराउंड अस, यानी कि हमारे आसपास की कोई भी चीज़, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारी सराउंडिंग में आती हैं, चाहे फिर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो. मतलब एवरीथिंग अराउंड यू इज़ योर सराउंडिंग. Okay, now what is surrounding? For example, your books can be your surrounding, your house can be your surrounding, the pen can be surrounding, humans, computer, laptop, table, chair, हर एक चीज़, even the environment, ये सारी चीज़ें मिलके आपकी environment यानी कि आपकी surrounding बना रहे हैं. So क्या हुआ कि हमारे साइंटिस्ट ने हमारी सराउंडिंग पे स्टडी की एंड दे गॉट टू नो वन थिंग विच इज़ हमारी सराउंडिंग में हर एक चीज़, लिविंग, नॉन लिविंग, यानी कि एवरीथिंग अराउंड यू इज़ मेड अप ऑफ वन मटेरियल. हर एक चीज़ आपके पास सिर्फ एक मटेरियल से मिलके बनी है एंड दैट इज़ मैटर. सो द कंक्लूजन कम्स आउट टू बी एवरीथिंग इन योर सराउंडिंग इज मेड अप ऑफ मैटर. साइंटिस्ट ने हमारी सराउंडिंग पे हर एक चीज़ पे रिसर्च करके बताया कि हर एक चीज़ मैटर से बनी है. बट अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ मैटर. आप मैटर से क्या समझते हैं? सो व्हाट इज़ मैटर? सी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास. I repeat, anything that occupies space and has mass and is made up of tiny particles. मतलब 3 पॉइंट्स. नंबर 1, कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, दूसरा जिसका कुछ मास हो, एंड तीसरा जो पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बनी हो. लेट्स अंडरस्टैंड दिस इन ब्रीफ. नाउ व्हाट आई मीन इज़ मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. देखो बहुत सिंपल है. बायोलॉजी में हम सभी ने पढ़ा है कि एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग इज़ मेड अप ऑफ सेल्स, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स का बेसिक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? वो है सेल, है ना. हर ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिससे वो ह्यूमन बीइंग बनता है. वैसे ही मैटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं और इन सारे पार्टिकल्स के कॉम्बिनेशन से ही मैटर बनता है. सो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, या फिर आप बोल सकते हो मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, पार्टिकल्स. इट इज़ द सेम मीनिंग. ओके, सो वी गॉट टू नो मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. लेकिन ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एटम से बने होते हैं. तो बेसिकली
बहुत सारे एटम्स कंबाइन करेंगे, पार्टिकल्स बनाएंगे, पार्टिकल बनेगा, पार्टिकल्स बहुत सारे कंबाइन होंगे तो मैटर बनेगा। मैंने क्या बताया, बहुत सारे एटम आए, कंबाइन किए, पार्टिकल बने, पार्टिकल्स कंबाइन किए, मैटर बना, राइट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज एनीथिंग दैट हैज़ मास। हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या है, 3 पॉइंट है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, मास हो, टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हो। सो वी गॉट टू अंडरस्टैंड टाइनी पार्टिकल से मिलके वो कैसे बना है, ओके। अब नंबर 2 इज़ उसका कुछ मास होना चाहिए। अब देखो, एक बहुत गलत कन्फ्यूजन्स है कि मास और वेट जो होता है वो सेम होता है लोगों का। नहीं, ये एक गलत मिसकॉन्सेप्शन है। मास अलग होता है और वेट अलग होता है। आपका मास फिक्स होता है, मास इज़ अ फिक्स्ड क्वांटिटी, वेरेस जो वेट होता है, वेट एक चेंजिंग क्वांटिटी है। कैसे? आपका वेट मून पे कुछ और है और अर्थ पे कुछ और है। क्यों? क्योंकि वेट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, वेट is equals to mass, if I can write, mass into gravity. Now this pen is not working well, but still it is the product of mass into gravity. तो अर्थ की ग्रेविटी कुछ और है तो आपका वेट अर्थ पे कुछ और है, मून की ग्रेविटी कुछ और है इसलिए आपका वेट मून पे कुछ और है ना। तो आपका वेट चेंज हो सकता है लेकिन आपका मास कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, समझ में आता है कि वेट में ग्रेविटी मतलब मास में ग्रेविटी इनटू किया, वेट है तो हर जगह चेंज हो रहा है ग्रेविटी के चेंज होने से। लेकिन ये मास क्या होता है? सी, मास का मतलब होता है द टोटल नंबर ऑफ एटम्स और द मेजर ऑफ ऑल द एटम्स विच कंबाइन एंड फॉर्म्स अ मैटर। ठीक है, हमने अभी पढ़ा कि मैटर पार्टिकल से मिलके बना है और पार्टिकल्स एटम से मिलके बने हैं। तो बेसिकली मैटर बहुत 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 सारे एटम से मिलके ही बना है ना। तो ये जो बहुत सारे एटम्स हैं उनका जब हम सम करते हैं, उनका जब हम मेजर करते हैं तो जो स्केलर क्वांटिटी आती है उसी को हम मास बोलते हैं। आप नंबर ऑफ़ एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस के कभी कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। इसलिए मास हमेशा एक फिक्स्ड क्वांटिटी होता है और ग्रेविटी यानी कि जो वेट है वो एक फिक्स्ड क्वांटिटी नहीं है, इट्स चेंज विथ ग्रेविटी। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। फर्स्ट पॉइंट कि सारे मैटर पार्टिकल से मिलके बने हैं, और दूसरा पॉइंट इज़ कि दैट हैज़ मास, एनीथिंग दैट हैज़ मास। सो व्हेन एनीथिंग दैट हैज़ मास, आई टोल्ड यू द डिफरेंस। मूविंग अहेड टू द थर्ड पॉइंट विच सेज ऑक्यूपाइज स्पेस। पूरी डेफिनेशन है, what is matter? Anything that occupies space, has mass, made up of tiny particles. We have seen 2 points. The third point is occupies space. मैंने systematic नहीं लगाया but points वही है। Occupies space में you can see that this air is occupying space, the water is occupying space, these tablets are occupying space, the house is occupying space, these trees are occupying space. तो बेसिकली मतलब ये है कि अगर एक पेन है, एक बॉटल है, एक कंटेनर है, माउस है, आपकी फिंगर्स हैं, आपकी बॉडी है, कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर कोई भी चीज़ आप किसी जगह पे रख दो और वो कुछ छोटा सा भी अगर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, एक चींटी, छोटा सा एंट भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं जो भी हैं, अगर वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, नंबर 2 उनका कुछ मास है, और नंबर 3 वो टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी है, देन दे आर मैटर। आई होप दिस इज़ क्लियर। मूविंग अहेड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स, है ना, मैंने आपको बताया पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स एक ही चीज़ है। सो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल किससे बने हैं? वो बहुत सारे एटम से बने हैं। वी हैव सीन दिस, ओके। नाउ व्हाट इज़ द टर्म इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि आगे जाके आपको सॉलिड, लिक्विड, गैस में इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। आप सिर्फ वर्ड को देखो, एक
if we just cut it down like inter मॉलिक्यूलर स्पेस है ना, ये इंटर अलग किया तो इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, इंटर, ओके, इंटर कनेक्शंस, दो लोगों के बीच के कनेक्शंस. सो इंटर मतलब बिटवीन टू, ओके, और बिटवीन. मॉलिक्यूल्स मतलब इंटर, इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स स्पेस. तो सिंपली बोला जाए तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है, आई रिपीट, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस. देखो सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स का आप देखोगे अलग अलग स्पेस में डिफरेंस है, लिक्विड्स में ज़्यादा, गैस में बहुत ज़्यादा, सॉलिड्स में बहुत कम. तो इसलिए हमको डिफ्रेंशिएट करने में ये टर्म बहुत काम आता है. आई होप दिस इज़ क्लियर. मूविंग अहेड, दिस इज़ द क्वेश्चन. ओके, सो गाइज नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन. और अब हम इसमें देखने वाले हैं क्या मैटर है क्या नहीं है. कंसीडरिंग द 3 पॉइंट्स, matter has mass, occupies space, made up of tiny particles. Okay, so the first option is chair. क्या ये tiny particles से मिलके बना है? तो द आंसर इज़ येस. बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके ही छोटे छोटे मतलब मैटर बना रहे हैं, वो चेयर बनी है. येस, ठीक है, उसमें बहुत सारे एटम्स भी होंगे. फाइन. नंबर 2 पॉइंट इज़ इट हैज़ मास. देखो क्योंकि वो पार्टिकल से मिलके बना है मतलब वो एटम से भी मिलके बना है, मतलब उसके पास एटम्स हैं, और जब हम सारे एटम्स का सम करेंगे तो हमको मास मिलेगा, मतलब इसका मास भी है. नंबर 3, डज चेयर ऑक्यूपाई स्पेस. येस, चेयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है. तो हमें पता है कि हम कहीं पर भी चेयर रखते हैं तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है. सो वी कैन से येस, चेयर इज़ अ मैटर. नंबर 2, लव एटम्स पार्टिकल से मिलके बना है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है. क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है? आपके दिल में स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा बट लिविंग सराउंडिंग में कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है. सो इट इज़ नॉट अ मैटर. नंबर 3, बुक. नंबर 1 पॉइंट क्या होता है, क्या पार्टिकल से मिलके बनी है बुक? हाँ, बनी है पार्टिकल से मिलके. क्या इसमें मास है? देखो पार्टिकल से मिलके बनी है, एटम्स हैं इसके अंदर, उन सब का सम करेंगे तो मास भी होगा. यस, मास है. नंबर 3, क्या स्पेस ऑक्यूपाई करती है? बिल्कुल, हम कहीं भी एक बुक को रख देंगे तो वो एक सर्टेन स्पेस ऑक्यूपाई करती है. नेक्स्ट इज़ स्मेल. देखो स्मेल आप कर पाते हो क्योंकि वो पार्टिकल्स आप पार्टिकल्स को देखते हो, स्मेल आती है, वो पार्टिकल्स के थ्रू ही एयर से आती है. बट स्मेल पार्टिकल्स बहुत सारे से मिलके नहीं बनी है, उसका कोई मास नहीं है, स्पेस तो बिल्कुल ऑक्यूपाई नहीं करती. ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ मैटर. फ़ोन इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. येस, बहुत सारी चीज़ों से मिलके बना है ना फ़ोन. फिर उसका कुछ मास है? बिल्कुल, क्योंकि पार्टिकल्स हैं, एटम्स होंगे, एटम्स हैं तो सम होगा, सम है तो मास होगा. स्पेस ऑक्यूपाई करता है? बिल्कुल करता है. ठीक है, सो फ़ोन इज़ अ मैटर. पबजी गेम पार्टिकल से मिलके बना है? नहीं, वो तो कोडिंग वोडिंग से बना है. नंबर 2, मास है? बिल्कुल नहीं है. नंबर 3, स्पेस ऑक्यूपाई करता है? लिविंग एग्जिस्टेंस में तो नहीं करता है, वो कंप्यूटर के अंदर चिप विप में जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है दैट इज़ नॉट कंसिडरेबल. सो पबजी गेम इज़ नॉट अ मैटर. मूविंग नेक्स्ट इज़ एयर मैटर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इज़ एयर मैटर? देखो क्या एयर टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी है? क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है? क्या उसका मास होता है? 2 क्वेश्चंस के तो बहुत अच्छे आंसर हैं. नंबर 1 इज़ हाँ, वो पार्टिकल से मिलके बनी है, एयर में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं. नंबर 2, क्या स्पेस ऑक्यूपाई करती है? बिल्कुल करती है. हमारी जो सराउंडिंग है उसका पूरा जो स्पेस है, मतलब आपके आसपास जितना भी स्पेस है वो सब एयर ने ही तो ऑक्यूपाई किया है. सो येस, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. नाउ गाइज, yes, air has mass. Now how can I say that? You can just simply see it from an experiment that you have a scale, and what you do, you tie 2 balloons in that scale, one here and one here. Okay, so now it is a weighing scale. What it does कि जब इसका मास फर्स्ट बलून का मतलब इसमें
कुछ m एयर थी और उतनी ही एयर इस बलून में भी थी. दे हैव सेम एयर इनसाइड बोथ ऑफ देम. तब वो दोनों सेम मतलब एक ही लेवल पे थे, तब ये बैलेंस था. ओके, नाउ B इज़ फॉर बैलेंस्ड. नाउ व्हाट हैपेंड कि मैंने ये वाला जो बलून है, दिस वन, ये जो बलून है, इसमें से मैंने इसकी एयर निकाल दी. धीरे 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 करके इसमें से एयर निकली, जिसकी वजह से ये जो सीधा बैलेंस था ना, व्हाट हैपेंड कि ये कुछ इस तरह हो गया. एंड दिस बलून इज़ दिस, एंड यहाँ से एयर ही चली गई ना, दिस वेट मोर. तो क्या हुआ कि पूरा बैलेंस ऑफ द स्केल एक तरफ शिफ्ट हो गया. किस तरफ हो गया? जिस बलून में एयर थी उस तरफ वो बैलेंस शिफ्ट हो गया, और जिस बलून में से हमने एयर निकाली उस तरफ से बैलेंस हट गया. पहले एक जैसा बैलेंस था क्योंकि दोनों में सेम एयर थी. फिर क्या हुआ, एक में से एयर निकाल दी, दूसरा बलून था उसमें एयर ज़्यादा थी तो उस तरफ बैलेंस शिफ्ट हो गया. Now this experiment completely shows कि हाँ, हम एयर में मास होता है, क्योंकि अगर मास नहीं होता तो ये बैलेंस, पहले जो बैलेंस था वो अनबैलेंस्ड कैसे होता, इवन वो बैलेंस्ड भी कैसे होता. सो दिस अनबैलेंसिंग एंड बैलेंसिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मास इन एयर, एंड हेंस इट प्रूव्स दैट एयर हैज़ मास. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है 9th के क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली 3 मार्क का आ जाता है कि 3 पॉइंट बताइए आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल के. तो 3 पॉइंट हैं इसमें. नंबर 1 पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेस बिटवीन देम. बट बिफोर दैट, पार्टिकल्स, जो मैटर होता है वो किससे बना है? पार्टिकल्स से बना है. लेकिन ये पार्टिकल्स बिहेव कैसे करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे मूवमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ों को ही उनके बिहेवियर यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करने वाले हैं. सबसे पहला उनका बिहेवियर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो उनके बीच में स्पेस होता है. जो हमने पढ़ा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दैट इज़ ओनली द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स. पार्टिकल्स को मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं, इसलिए उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नाम दिया गया है. तो बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है. नंबर 1. नंबर 2 पॉइंट इज़ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये एक जगह से फिक्स नहीं होते, ये एक जगह स्टेडी नहीं होते, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, रैंडम मोशन करते रहते हैं. ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूसली मूविंग. नंबर 3, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जैसे इसका मैं एग्जांपल देती हूँ. आप किसी भी चीज़ को, आप एक टेबल में एक हैमर मारना, वो आप हैमर मारोगे, स्ट्रॉन्ग टेबल है, वो टूटेगी नहीं. क्यों नहीं टूटी? क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ, आपने हैमर मारा थोड़ी दूर को, हैमर के फोर्स की वजह से थोड़े दूर दूर हो सकते हैं, बट वो आफ्टर, जैसे ही आप हैमर हटाओगे वो पार्टिकल्स अपनी आप एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, वो वापस जहाँ थे, जैसे थे वैसी ही पोजीशन में आ जाएंगे. वापस अपनी पोजीशन में क्यों आए वो? क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. चलो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं. नंबर 1 इज़ मिक्सिंग इन वाटर, इंक मिक्सिंग इन वाटर. जैसे आपने अभी बोला कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, है ना. तो आपने देखा होगा, वी टॉक्ड अबाउट वाटर मिक्स विथ इंक, है ना, और फिर वो पानी इंक का कलर ले लेता है. बेसिकली क्या होता है कि जो पानी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस है. ठीक है, अब उस स्पेस में जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो जाके लग जाते हैं, और हम इसी चीज़ को मिक्सिंग बोलते हैं. ऐसा नहीं हुआ कि पानी के पार्टिकल्स और इंक के पार्टिकल एक दूसरे में फ्यूज़ हो गए और एक नया पार्टिकल बना. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. एक्चुअली में क्या होता है, पानी है, उसके पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में स्पेस है, और उस स्पेस में ही इनके पार्टिकल जाके लग जाते हैं, और वही कलर चेंज दिखता है, और वही हमें लगता है कि अरे मिक्स हो गया. सो नंबर 1 पॉइंट हमने जो देखा था वो स्पेस का देखा था, और उसका एग्जाम्पल है कि इंक मिक्स इन वाटर. नंबर 3 पॉइंट में हमने देखा कि पार्टिकल्स
अट्रैक्ट कर रहे हैं उसका हैमर का पॉइंट है। पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूव करते हैं, हाँ बिल्कुल मूव करते हैं। आप कभी भी देखोगे पार्टिकल्स एक जगह पे नहीं रहते हैं। इफ़ यू सी बाय माइक्रोस्कोप, एंड वी विल सी दीज थिंग्स लेटर, अभी आते आते और समझ में आएगा। लेट्स मूव अहेड। स्टेट्स ऑफ मैटर, देखो सबको पता है 3 स्टेट्स होती हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट ये रियलिटी नहीं है। एक्चुअली में मैटर की 4 स्टेट्स होती हैं। कितनी स्टेट्स होती हैं? 4। व्हाट इज़ इट? सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड वन मोर स्टेट दैट इज़ नोन एज, दैट इज़ प्लाज्मा। तो होती तो 4 स्टेट हैं, बट बेसिकली आपके सिलेबस में 3 स्टेट्स की बात है, दैट इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो लेट्स गेट इनटू दैट। डिफरेंसेस पढ़ेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। देखो ये आपको चार्ट बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली पूछते हैं कि आप डिफरेंस बताओ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में सॉलिड, लिक्विड और गैस का। तो हम एक एक करके एक एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, आई टोल्ड यू, वेट, हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। नाउ दिस विल नॉट वर्क नाइसली, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब आपको पता है जो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस होता है। अगर आप इस डायग्राम को अच्छे से देखो तो ये जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनका एक फिक्स शेप होता है। सॉलिड जो भी पार्टी, जैसे आपका टेबल हो गया, आपकी विंडो हो गई, डोर हो गया, है ना, एक स्टील की प्लेट हो गई, ये सारी चीज़ें सॉलिड हैं। उनका एक अपना एक शेप होता है, उनके पार्टिकल्स हमेशा टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, और उनको हैमर करने पे भी वो जल्दी टूटते नहीं हैं। वेयरएज इफ़ वी टॉक अबाउट लिक्विड, लिक्विड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वाटर। वाटर को आप देखो तो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। स्पेस होता है तभी तो अभी हमने पढ़ा कि इंक मिक्स हो जाती है, इंक के पार्टिकल्स उस स्पेस में आ जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं, है ना। सो स्पेस होता है। नंबर 2, वो कोई भी शेप ले लेते हैं, जिस भी कंटेनर में आप लिक्विड को रखोगे वो उस चीज़ का शेप ले लेगा। नंबर 3, उनका फिक्स शेप नहीं है, उनका फिक्स्ड, लेकिन उनका वॉल्यूम होता है ना, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, शेप फिक्स्ड नहीं होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। और हमने अभी एक इंक का एग्जाम्पल भी देखा है। लेकिन अगर हम गैस की बात करें, जैसे कि एयर, तो एयर के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर हैं। हम ये कैसे कह सकते हैं? देखो अगर आप सॉलिड कोई चीज़ हो, जैसे आप टेबल लो, टेबल के अंदर आप हाथ डाल के क्या अपना हाथ हिला सकते हो? नहीं, टेबल के अंदर आपका हाथ जाएगा ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड हैं। यू कैन नॉट पास योर हैंड थ्रू अ टेबल, राइट। नंबर 2, आप वाटर में से हैंड पास तो कर लोगे, लेकिन आप एक लिमिट तक ही हैंड को वाटर में हिला सकते हो। लेकिन एयर में तो आप कितना भी अपना हैंड को, मतलब अपने हाथ को हिलाओ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत अट्रैक्टेड हैं, बहुत पास पास हैं, लिक्विड के दूर दूर हैं, तो आप थोड़ा अपना हाथ मूव कर सकते हो वाटर में। गैस के तो इतने दूर हैं कि जितना चाहो उतना आप हैंड को मूव कर सकते हो गैस में। सो दिस इज़ बेसिकली कि पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो टर्म है, सॉलिड के पार्टिकल्स में आपने खुद अभी देखा कि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है, तभी तो आप अपना हैंड उसके अंदर नहीं डाल सकते। तभी तो अगर आप देखो आपके पास एक टेबल है, उस पर इंक गिर जाती है, तो टेबल के ऊपर इंक गिरती है, टेबल के नीचे का कलर भी इंक से ब्लू नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो मिक्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप वाटर में देखो तो इंक, अगर आप वाटर में देखो तो पूरे पानी का कलर ही ब्लू हो जाता है। और गैस में भी आप देख सकते हो, जब होली वगैरह होता है तो अपन नहीं कलरफुल ऐसे चीज़ें लेके आते हैं, स्प्रेज लेके आते हैं, उनको स्प्रे करते हैं तो पूरा ब्लू 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 कलर दिखता है ना। सो दैट इज़ व्हाट इज़ the whole thing about intermolecular space. So the thing is intermolecular space. Number 1, if we talk about solids, solid molecules have very less intermolecular space. आप एग्जाम्पल के थ्रू याद रख सकते हो, बहुत कम स्पेस है, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। लिक्विड्स में अगर हम देखें तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देन सॉलिड्स,
मतलब कंपैरिजन ही करना है। सॉलिड में बहुत कम स्पेस है बीच में पार्टिकल्स के, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है और गैस में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है शेप एंड साइज़। अगर हम शेप एंड साइज़ की बात करें तो सॉलिड्स का एक परफेक्ट शेप होता है, परफेक्ट वॉल्यूम होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो सिर्फ उसका एक परफेक्ट वॉल्यूम होता है, शेप परफेक्ट नहीं होता है। और गैस की बात करो तो उसका तो ना शेप परफेक्ट है ना वॉल्यूम परफेक्ट है। Number 3 point is rigidity. What do you mean by the word rigidity? It is basically the hardness. अब आप खुद सोचो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में सबसे ज़्यादा हार्ड कौन है? ऑफ कोर्स सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत हार्ड होते हैं। हार्डनेस को हमने यहाँ रिजिडिटी से रिप्लेस किया है, एक अच्छा टर्म। तो मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड आर रिजिड। फिर अगर हम लिक्विड की बात करें तो नहीं, वो बिल्कुल रिजिड नहीं है, लिक्विड तो बिल्कुल हार्ड नहीं है, और वैसे ही गैस भी बिल्कुल रिजिड नहीं है। मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट। अच्छा, वी हैव सम क्वेश्चंस। दैट इज़ अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड वाई। आप एक वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोलोगे? थिंक। देखो, आप एक वुडन टेबल को सॉलिड इसलिए बोलोगे क्योंकि नंबर 1, सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप है। क्या वुडन टेबल का एक फिक्स शेप है? हाँ है। उनका एक सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। क्या वुडन टेबल का फिक्स्ड वॉल्यूम है? हाँ है। सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं। क्या वुडन टेबल के पार्टिकल्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं? हाँ, करते हैं। सो वी से दैट इट इज़ अ सॉलिड। डेफिनेशन आप देख लो, डेफिनेट शेप एंड साइज है, क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स है, और वो हार्ड भी है। तो 3 पॉइंट से हमने डिफाइन किया कि हाँ, वुडन टेबल एक सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वी कैन ईजली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम through a solid but cannot do the same through the solid block. We need a Carrot expert. बेसिकली द क्वेश्चन सेज कि आप एयर में अपना हैंड बहुत ईजिली मूव कर सकते हो, लेकिन अगर आपको सॉलिड में मूव करना है तो आपको उसको काटना पड़ेगा, फिर आप उसमें से मूव कर सकते हो। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज एयर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है और सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं है, जिसको हम डिफाइन करते हैं बाय इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सो गैस हैज़ मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस and solids have very less intermolecular space. Okay, in loosely packed मतलब space की बात हो रही है। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सॉलिड, लिक्विड, गैस में हमने शेप, साइज, वॉल्यूम, रिजिडिटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं फ्लूइडिटी। व्हाट इज़ दिस? इसमें ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए मैंने लिखा है द प्रॉपर्टी टू फ्लो। तो आप खुद सोचो क्या क्या चीज़ें फ़्लो करती हैं। देखो, अगर हम बात करें सॉलिड की तो वो तो कभी फ़्लो नहीं करने वाला, तो सॉलिड विल नॉट फ्लो। एग्ज़ाम में आप इतने अच्छे से टर्म्स का मतलब समझ के जाओ कि आपको वो टर्म देख के मतलब ही समझ में आए और आप खुद से भी आंसर लिख सको। 9th-10th में ज़रूरी नहीं जो टीचर ने लिखवा दिया वो ही लिखना है। आपको समझ में आता है तो मीनिंग सही होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए, फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखो तो चलेगा। सो फ्लूइडिटी का मतलब होता है फ्लो करने की टेंडेंसी, बहने की टेंडेंसी। तो सॉलिड्स विल नेवर फ्लो, दे डू नॉट फ्लो। लिक्विड्स आपने खुद देखा है, रिवर्स, ओशन, ये सब फ्लो करते हैं। गैस भी फ्लो करती है। कैसे? अगर आपने परफ्यूम डाला है तो उसकी स्मेल, आप परफ्यूम की स्मेल, आप दूसरे किसी आपके फ्रेंड ने भी परफ्यूम डाला है तो आप स्मेल कर सकते हो ही कि उसने परफ्यूम डाला है। कैसे? क्योंकि उसके परफ्यूम के पार्टिकल्स गैस से फ़्लो करके, यानी कि वही जो आपकी परफ्यूम की गैस है वो फ़्लो करके आपके नोज़ तक आती है। सो फ्लूइडिटी का मतलब होता है प्रॉपर्टी टू फ्लो। सॉलिड्स कभी फ़्लो नहीं करते, लिक्विड्स फ़्लो करते हैं और गैस भी फ़्लो करती है। हमने देखा एग्जाम्पल ऑफ परफ्यूम। 4 पॉइंट हो गए। नंबर 1 पॉइंट था हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। सॉलिड्स में बहुत कम स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स में, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा, गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स में। नंबर 2 पॉइंट था शेप एंड साइज़। फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज़ सॉलिड का, लिक्विड का
फिक्स्ड वॉल्यूम है लेकिन शेप फिक्स्ड नहीं है। गैस का तो ना फिक्स शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है। नंबर 3 पॉइंट है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब था हार्डनेस। सॉलिड बहुत हार्ड, लिक्विड बिल्कुल हार्ड नहीं, गैस तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं। फ्लूइडिटी, अभी हमने देखा सॉलिड फ्लो नहीं करेंगे, लिक्विड्स फ्लो करेंगे, गैस भी फ्लो करेगा। 5th पॉइंट है कंप्रेसिबिलिटी, मीन्स टू प्रेस। आप किस चीज़ को प्रेस कर सकते हो? आप टेबल को प्रेस करके कंबाइन कर सकते हो? नहीं। तो सॉलिड प्रेस नहीं होते, यानी कि कंप्रेसिबल नहीं है, यानी कि निग्लेजिबल। निग्लेजिबल मतलब बिल्कुल कंप्रेस नहीं होते। आप इसको अपने टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो सॉलिड्स की कंप्रेसिबिलिटी बहुत लो, यानी कि निग्लेजिबल है। लिक्विड्स को कंप्रेस कर सकते हो, येस दे आर कंप्रेसिबल। एक पानी की बॉटल, आप पानी को कंप्रेस कर सकते हो, मतलब आप एक बॉटल में पानी लो और उसके अंदर एक उसी बॉटल के शेप का एक सर्कल डालो और फिर उसको प्रेस करो, वो पानी प्रेस हो जाएगा, ठीक है। जब तक वो फूटेगा नहीं तब तक तो प्रेस हो ही जाएगा। सो इट इज़ कंप्रेसिबल ऑफ कोर्स। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, इस पे तो क्वेश्चंस भी आते हैं कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, हाउ कैन यू से दैट। ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। इसका एक एक्सपेरिमेंट है कि आप एक इंजेक्शन लो, उसमें पहले तो एक लिक्विड होता है, फिर कुछ गैस भी होती है। आप उस स्ट्रिंज को बहुत ज़्यादा दबाओ तो वो गैस कंप्रेस होती है और कंप्रेस होती है और कंप्रेस होती है, इतनी कंप्रेस होती है कि उसमें से वो जो फ्लूइड है वो इंजेक्शन में से बाहर आता है, फिर इंजेक्शन लगता है। तो सबसे पहले हम उसको गैस को ही कंप्रेस करते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है गैस। तो हमने उसको ये एग्जाम्पल से देखा। ना गाइस, काइनेटिक एनर्जी, सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताती हूँ। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है जब कोई चीज़ मूव करती है। आप अगर दौड़ रहे हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। अगर कोई चीज़ मोशन कर रही है, मोशन यानी कि मूवमेंट, पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो उनमें काइनेटिक एनर्जी है। इफ़ यू आर मूविंग यू हैव काइनेटिक एनर्जी। ट्रेन इज़ मूविंग, ट्रेन हैज़ काइनेटिक एनर्जी। एनीथिंग विच इज़ मूविंग विल पजेस काइनेटिक एनर्जी। इसका दूसरा मतलब ही होता है एनर्जी ड्यू टू मोशन या फिर मूविंग एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू पोजीशन। ये सारे टर्म्स फिज़िक्स में बहुत आपको काम आएंगे, अभी तो हमारा काइनेटिक एनर्जी समझना था। तो सॉलिड के पार्टिकल्स क्या मूव करते हैं? देखो, सॉलिड्स में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं होती, तो जब स्पेस ही नहीं है तो मूव कैसे करेंगे? सो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड्स की नहीं होती या निग्लेजिबल होती है। लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो वो मूव करते हैं, तो उनमें काइनेटिक एनर्जी है। गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो वो बहुत ज़्यादा मूव कर सकते हैं, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट द क्वेश्चंस। नंबर 1 क्वेश्चंस, दैट इज आंसर भी लिखा है। अ गैस fills completely the vessel in which it is kept. तो answer is gas particles have lot of space between them. अच्छा वो ओके। सो गैस के पार्टिकल्स जिस भी कंटेनर में हैं उसको completely fill करते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज गैस की हाई काइनेटिक एनर्जी है, हाँ, विच अलाउज देम टू मूव रैंडमली। तो गैस पार्टिकल्स में इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है तो उनके मॉलिक्यूल्स इतना ज़्यादा मूव करके पूरे जितना कंटेनर है उसको अपना सराउंड कर लेते हैं, इसलिए वो पूरे कंटेनर में फिल हो जाती है गैस, ठीक है। दिस इज़ ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ लोग इस आंसर में लिख सकते थे क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है, नहीं, स्पेस है तो ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है इसलिए पूरे कंटेनर को उन्होंने सराउंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मेल ऑफ परफ्यूम इज स्प्रेड ऑल ओवर द रूम। तो हम इस पर बात कर चुके हैं। सिंस गैस पार्टिकल्स हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होती है तो वो पूरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, है ना। देम बिटवीन देम परफ्यूम पार्टिकल्स डिफ्यूज़ विथ एयर एंड हैंस जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं और गैस के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब बिटवीन, जैसे इंक और वाटर में हुआ था सेम सिनेरियो होता है और फिर वो गैस के थ्रू स्प्रेड होती है।
Now we have two more things to distinguish. What is density? Density is mass upon volume. सॉलिड का मास है बहुत, सॉलिड का तो बहुत ज़्यादा मास है, वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, मास भी फिक्स्ड है, तो हाई डेंसिटी होगी. देखो लिक्विड्स का मास तो फिक्स्ड नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो डेंसिटी गैस और सॉलिड के बीच में होगी, या फिर आप बोल सकते हो कि गैस से ज़्यादा होगी. गैस की तो डेंसिटी बहुत ही कम होती है, वो तो बहुत लाइट होती है ना. डेंसिटी आप ऐसे भी समझ सकते हो, कौन कितना डेंस है, कितना गाढ़ा है, ऐसे समझो अगर आप. तो सॉलिड बहुत डेंस होते हैं, बहुत चिपके चिपके होते हैं, बहुत ज़्यादा कंबाइंड होते हैं. लिक्विड उतने डेंस नहीं होते, थोड़े फैले हुए होते हैं, तो उनमें थोड़ी कम डेंसिटी. और गैस तो बहुत ज़्यादा ही स्प्रेड होती है, इसलिए उसकी बहुत कम डेंसिटी. नाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे पार्टिकल्स के. नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो एक दूसरे को, मतलब उनके बीच में स्पेस है. नंबर 2 था कि वो मूव करते हैं. नंबर 3 था कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, हम पहले ही बोल चुके हैं कि वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए तो फिक्स शेप और साइज़ है. लिक्विड्स के कम अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उनका फिक्स शेप नहीं होता. गैस के तो बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करते, इसलिए वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं. हमने अभी तक 8 पॉइंट करे हैं. नंबर 1 पॉइंट था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, सॉलिड का बिल्कुल नहीं, लिक्विड का में होता है, गैस में तो बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. दूसरा पॉइंट हमने शेप और वॉल्यूम पे पढ़ा. सॉलिड का शेप फिक्स्ड शेप वॉल्यूम दोनों है, लिक्विड का सिर्फ फिक्स्ड वॉल्यूम है, शेप नहीं है. गैस का तो ना फिक्स शेप है ना फिक्स्ड वॉल्यूम है. फिर हमने 4th पढ़ा फ्लूइडिटी, यानी कि टेंडेंसी टू फ्लो. सॉलिड्स फ्लो नहीं करते, लिक्विड्स फ्लो करते हैं, गैस भी फ्लो करती है. फिर फ्लूइडिटी के बाद हमने पढ़ा कंप्रेसिबिलिटी. तो सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, लिक्विड्स आर कंप्रेसिबल, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल विद द एग्जाम्पल ऑफ इंजेक्शन. ओके, तो हम कितने पॉइंट्स, 3, 4, 5 पॉइंट्स हो गए. 6th पॉइंट क्या पढ़ा था हमने, काइनेटिक एनर्जी. व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी? एनर्जी ड्यू टू मोशन. तो जब सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है तो वो मूव नहीं करेंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी. गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है तो उनकी बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. फिर हमने ये डेंसिटी पढ़ा, फिर हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा. आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर गाइज. अगर आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो ये सब अभी ख़त्म होते ही आप तुरंत क्विज़ अटेंड करना. बहुत सारी चीज़ें आपको रिलेटिंग लगेंगी, आपका माइंड तुरंत सारी चीज़ों को अपने अंदर, वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते ही आप बहुत ज़्यादा रिटेंशन होगा, सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी और आप बहुत अच्छा एग्ज़ाम में परफॉर्म करोगे बिना ज़्यादा चीज़ें मग अप किए. So I hope you will do best in quiz and do attend the quiz. It is important for those people who want to do the best. है ना. So this is the question. को डिफ्रेंशिएट करने बोलेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को इन टर्म्स ऑफ रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, डेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी. और जितने आपने 8 पॉइंट्स पढ़े हैं उनमें से ही कोई 2-4 पॉइंट्स आएंगे और आपको उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. ठीक है, तो रिजिडिटी क्या था, ऐसे पूछा जाता है. डू वर्क ऑन दिस क्वेश्चन, विल हेल्प यू मोर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्मेल ऑफ हॉट डिजलिंग फूड the smell of hot sizzling food reaches you several meters away but not of cold food. Why? तो हॉट सिजलिंग फूड की जो स्मेल है, मतलब गरम गरम खाना जब किचन में बनता है तो आप तुरंत क्या बना है, क्या बना, अरे पनीर की सब्ज़ी बनी है ना, तुरंत पता चल जाता है. लेकिन वही पनीर की सब्ज़ी अगर ठंडी हो गई तो आपको नहीं पता चलेगा कि पनीर की सब्ज़ी रखी भी है ना. तो ऐसा क्यों होता है? बेसिक देखो, साइंस कितनी रिलेटिंग है लाइफ से. बेसिकली क्या होता है, जो हॉट चीज़ें हैं, जो हॉट सब्ज़ी है आपकी, उसमें उसके पार्टिकल्स में भी काइनेटिक एनर्जी है. लेकिन क्योंकि वो हॉट है, उसके पास ज़्यादा टेम्परेचर है,
हम जब किसी भी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा कर देते हैं, जैसे गैस में पार्टिकल्स को ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं तो वो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करते हैं। और जब हॉट यानी कि आपकी गर्म पनीर की सब्ज़ी है तो उसके पार्टिकल्स में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा मोशन कर रहे हैं और वो आसानी से आपके पास तक पहुंच जाते हैं। वेरएज़ जो कोल्ड फूड होता है उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो आप तक नहीं पहुंचते एंड यू कुड नॉट नो विल नॉट नो दैट आपके पनीर की सब्ज़ी भी रखी हुई है। ओके, तो ये होता है गरम पार्टिकल्स यानी कि हॉट पार्टिकल्स यानी कि टेम्परेचर बढ़ा देने से पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे वो ज़्यादा अच्छा मोशन करते हैं, मूवमेंट करते हैं और वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आई होप दिस आंसर इज़ क्लियर। आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और यही पॉइंट आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत काम आएगा, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, अ ड्राइवर इज़ एबल, तो आप उसको स्विम करते हो तो आप उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप स्विम कर सकते हो वाटर से, तो ऐसा क्यों होता है? आप उसको स्विम करके कैसे जा सकते हो? ओके, आप पार्टिकल्स को ऐसे साइड लगा लगा के कैसे जा सकते हो, जबकि सॉलिड में तो आप ऐसा नहीं कर सकते। So guys, this will be a little homework. Think on this question and do let me know in the comment section with your score of quiz कि आप कैसे पानी में स्विम कर सकते हो और ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के अंदर आता है, जो कि हमने 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। ठीक है, तो डू take this as a homework. Comment about this question in the description, in the comment box. Do comment your scores which you will get in the quiz. Okay, and that's all for this video guys. आज हमने पढ़ा है सराउंडिंग क्या है, मैटर, पार्टिकल्स, स्टेट्स ऑफ मैटर, उनके डिफरेंसेस। तो बेसिकली क्या हो, so guys, this is all for the video. I have just one thing to say, do attend the quiz in the description given below. Please score well, do comment your scores, all the very best, and do like, subscribe, share and keep spreading the word about the channel. All the best guys.